हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डेवलपमेंट यानी विकास। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है, डेवलपमेंट से आज के दौर में इसका क्या मतलब निकाला जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं, क्या अगर नाप सकते हैं तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, अगर जो डेवलपमेंट है क्या वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको असेस करने का क्या तरीका है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट या विकास का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, लेकिन इसको व्यापक अर्थों में जो इम्पोर्टेंस मिली, जो महत्व मिला, वो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिला। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो साम्राज्यवादी देशों के चंगुल से मुक्त हुए। और क्योंकि ये साम्राज्यवाद के अधीन थे, ऐसे में जिस दौरान ये कॉलोनी थे तो साम्राज्यवादी देशों ने इनका खूब शोषण किया। और जब ये आज़ाद हुए उस समय इन देशों के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, अशिक्षा थी, गरीबी थी। ऐसे में जब ये आज़ाद हुए तो इन्होंने बेसिकली अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया ताकि ये इन चीज़ों की पूर्ति कर पाएँ। और इन्होंने अपने विकास को जो समझना शुरू किया वो बेसिकली रिच कंट्रीज से कंपेयर करके समझना शुरू किया। तो इनिशियली जो बेसिकली यहाँ पे फोकस क्या था कि ये वेस्टर्न टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ या मॉडर्नाइजेशन को विकास समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने विकास किया तो इस ऐसे विकास की वजह से समाज के कुछ वर्ग जो थे उनको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन कुछ वर्ग हाशिए पे चले गए। और इसी की वजह से जो विकास की अवधारणा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का विषय बनी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, विकास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इन्होंने क्या मतलब लिया, इसी चीज़ को आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट का क्या अभिप्राय है। बेसिकली जो विकास शब्द है इसके दो अर्थों में इसको समझा जा सकता है। व्यापक अर्थों में या ब्रॉडर सेंस में डेवलपमेंट उन आइडियाज़ को कन्वे करता है जो इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग या एस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफ की तरफ इशारा करते हैं। या हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थों में विकास स्थितियों में सुधार की बात करता है ना, वृद्धि की बात करता है और अच्छे जीवन की परिस्थितियाँ या की उपस्थिति हो, इस चीज़ की तरफ संकेत करता है। लेकिन संकीर्ण अर्थों में इसका जो अभिप्राय लिया जाता है वो केवल और केवल आर्थिक वृद्धि के अर्थ में लिया जाता है। यानी अगर आपने आर्थिक उन्नति कर ली है, आपका आर्थिक क्षेत्र अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि आप विकास कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि देशों की जीडीपी के आधार पे या उनकी अर्थव्यवस्था की उन्नति के आधार पे देशों को विकसित, अल्प विकसित या अविकसित देशों की या विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि आज के दौर में बहुत सारे देश डेवलपमेंट का अर्थ संकीर्ण अर्थों में ही लेते हैं। जैसा कि आप अपने आसपास भी देखते सुनते होंगे कि किस तरीके से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेना या देखिए कि नए नए डैम बनवा देना, फैक्ट्रियां बनवा देना, हॉस्पिटल या स्कूल खुलवा देना। तो इस तरीके की गतिविधियां जो होती हैं इनसे जोड़ के हम देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस देश में ये चीज़ें जितनी जल्दी और जितने बड़े पैमाने पे होती हैं, माना जाता है कि वो देश उतना ही तेज़ी से विकास कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के विकास से समाज के कुछ वर्गों को तो फायदा मिलता है, लेकिन कुछ वर्गों के हित बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डैम का उदाहरण दिया, तो आपने सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना है उसके बारे में सुना होगा। इस डैम के बनने से ये कहा गया कि इससे कम से कम 10 लाख लोगों को पानी की आपूर्ति होगी। लेकिन इस डैम के बनने से आपूर्ति बेशक से सुनिश्चित हुई हो, लेकिन जिस जगह में डैम बना है उस जगह पे जो गांव बसते थे वो गांव तो विस्थापित हुए।
उनको तो अपने परंपरागत रोजगार और अपनी संस्कृति से हाथ धोना पड़ा। तो क्या जो गांव विस्थापित हुए, क्या उनके लिए ये विकास था या नहीं था? तो सवाल उठता है कि जो डेवलपमेंट है, जब ये कुछ वर्गों के लिए बुरा होता है, कुछ वर्गों के हित में नहीं है, तो ऐसे में कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जिनको देख के हम बता पाएं कि अगर ये फीचर्स आपने देख ली तो आपको पता चलेगा कि आप विकास की सही दिशा में जा रहे हैं या आपका विकास हो रहा है। तो आइए इसके लिए देखते हैं कि विकास या डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक इन नेचर है, यानी वो केवल एक अर्थ में नहीं है, वो उसका अर्थ समय समय पे बदलता रहता है। दूसरा, ये मल्टी डायमेंशनल है। आप केवल ये बोलें कि आपकी अर्थव्यवस्था ने तरक्की कर ली है तो आप विकसित हो गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके समाज में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आपकी जो राजनीति है उसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए, आपके जो अदर पैरामीटर्स हैं, जो लोगों का साइकोलॉजिकल लेवल है ना, ये जो कल्चरल लेवल है उसमें भी डेवलपमेंट दिखना चाहिए। अगर जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल है, उसके अलग अलग आयाम हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें ग्रोथ शामिल होती है, वृद्धि इसके अंदर निहित होती है। यानी डेवलपमेंट का मतलब केवल वृद्धि करना नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ना केवल वृद्धि होगी, बल्कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ है उसका फंक्शनिंग जो है, उसकी क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। जो काम करने के तरीके हैं उनमें सुधार होगा। तो इसी तरीके के और भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। वृद्धि इसका केवल, यानी ग्रोथ इसका केवल एक पार्ट मात्र है। इसकी एक और विशेषता ये है कि जो डेवलपमेंट या विकास है वो टेक्नोलॉजी से बहुत नज़दीकी संबंध रखता है। जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास होता है, जैसे जैसे कोई नई खोज या नया आविष्कार होता है, तो वो आविष्कार जो है हमें डेवलपमेंट के मार्ग पे आगे बढ़ाने को, उसकी गति को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर हमारे विकास के लिए इतना एसेंशियल हो जाएगा। आज हम उसी कंप्यूटर के आविष्कार की वजह से या उसमें जो टेक्नोलॉजी प्रयुक्त होती है हमने क्योंकि उसको विकसित कर लिया है, तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दहलीज पे खड़े हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके जो डेवलपमेंट है उसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इसमें आप हमारा जो समाज है वो ट्रेडिशनल और रिलीजियस की बजाय रैशनैलिटी की तरफ बढ़ता है। यानी अब इसमें अंधविश्वास या परंपराओं के लिए ज़्यादा स्थान ना हो करके तर्क के लिए स्थान होता है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, जिन चीज़ों को बनाए रखना चाहिए, समाज उनको महत्व देता है। और समय के साथ जिन परंपराओं, जिन रूढ़ियों या जिन धार्मिक प्रथाओं से को दूर कर देना चाहिए, है ना, उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, उन चीज़ों से समाज धीरे धीरे दूर हटता जाता है। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक ज़माना था जब सती प्रथा होती थी, है ना, तो वो क्या थी, वो रूढ़ी थी, वो समाज की एक प्रथा थी, एक परंपरा थी, है ना, एक धार्मिक रीति थी। लेकिन आज समाज ने विकसित हुआ है तो समाज ने अपने विकास के साथ साथ ऐसी परंपराओं को, ऐसी धार्मिक रूढ़ियों को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि रैशनैलिटी ये कहती है कि किसी मानव की बलि चढ़ाकर आप किसे खुश कर सकते हैं, ये एक गलत सोच है। वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाए तो फीमेल हैं वो भी मनुष्य हैं और उन्हें मनुष्य की तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी जैसे जैसे हम विकसित हुए हैं वैसे वैसे हमारी सोसाइटी ज़्यादा तर्कपूर्ण, ज़्यादा रेशनल हुई है। तो जहाँ पे भी आपको दिखे कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि हो रही है, अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव आ रहा है, वहाँ पर भी रेशनैलिटी आ रही है, वहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को सपोर्ट करती है, लोगों को अच्छी जीवन की परिस्थितियाँ प्रोवाइड कराती है, उनकी स्थितियों में सुधार करती है, उनको प्रोग्रेस के मौके देती है। तो ऐसी विशेषताओं को देख के आप कह सकते हैं कि ऐसा समाज या ऐसा राष्ट्र
विकसित हो रहा है या विकास के पथ पर है। तो अब एक और सवाल उठता है कि ये जिस जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, क्या हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं? आपने सुना होगा, जैसे हम दूध की बात करें तो उसे हम लीटर में नाप सकते हैं, या कपड़े को आप मीटर में, लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? क्या कोई ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर हम माप सकें कि हम कितने विकसित हुए हैं? जवाब है हाँ, हम माप सकते हैं। जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जीडीपी सुना होगा, जीएनपी सुना होगा, एचडीआई सुना होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली डेवलपमेंट को मेजर करने के ही तरीके हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो आपकी इकोनॉमी है वो एक पर्टिकुलर ईयर में कुल कितना प्रोडक्शन करती है, उसका क्या वैल्यू है, उसे आप जीडीपी बुलाते हैं। और ज़्यादातर देश आज के दौरान अपने विकास का पैमाना जीडीपी को ही रखे हुए हैं। इवन इंडिया में भी इसके विकास को नापने के लिए जीडीपी को ही आधार बनाया गया है। और आप सुन रहे होंगे कि अभी कोरोना के दौरान किस प्रकार से हमारी जो जीडीपी है वो लगातार कभी गिर रही है तो कभी उठ रही है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, ये सॉरी, यहाँ पे जीएनपी नहीं, एक ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स है, जीएचआई लिखना था यहाँ पे, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। और तो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स यानी ये देखना कि किसी देश की जो जनता है वो कितनी खुश है, वो कितनी संतुष्ट है उस देश में, उनके जो जीवन स्तर है, उनकी जो शिक्षा है, या सामाजिक संस्कृति के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, उन चीज़ों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स है, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स का प्रयोग भूटान अपने लिए करता है, अपने विकास को मापने के लिए, अपनी जनता की उम्मीदों और उनकी संतुष्टि के स्तर के आधार पर अपने विकास का आकलन करने के लिए। एक तीसरा तरीका भी है जिसको आप एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और इसे यूएनडीपी नामक संस्था जारी करती है। ये बेसिकली 4 पैरामीटर्स को आधार बना के देखती है कि उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, और उसी के आधार पे देशों को उनके विकास क्रम में वो रैंकिंग प्रदान करती है। इसमें जो 4 पैरामीटर है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, है ना, जो बच्चों की स्कूलिंग, कुछ इस प्रकार की चीज़ें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक और है, वो है जो लूसियन पाई का नाम आपने सुना होगा। जो लूसियन पाई है, इन्होंने बेसिकली 3 पैरामीटर्स बताए हैं कि अगर ये 3 चीज़ें आपको किसी संस्था, किसी समाज, किसी इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलती हैं तो आप समझ जाइए कि वो विकास के राह पर चल रहा है। और ये 3 क्या हैं? ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं: समानता, क्षमता और विभेदीकरण, यानी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। आइए बात करते हैं समानता की। समानता से लूसियन पाई का क्या अभिप्राय है? समानता से इसका अभिप्राय है कि आप जिस संस्था के, जिस इंस्टीट्यूशन के, जिस समाज या राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें सबको समान अवसर मिले, निष्पक्षता हो, जो कानून है वो सबके लिए समान हो, कानून किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, और ऐसा केवल कानूनी रूप से नहीं हो बल्कि व्यवहारिक रूप से हो, तो आप समझिए कि वो देश जो है वो विकास कर रहा है। और ये मैंने आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अंतर ना होने की बात क्यों कही? क्योंकि ऐसी चीज़ें हम अपने भारत में भी देखते हैं कि हमारा जैसे आर्टिकल 14 है वो सबको समान मानता है, आर्टिकल 15 भेदभाव की मनाही करता है ना, आर्टिकल 16 सबको समान अवसर की समानता देता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो हमारे समाज में कभी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो कभी लिंग के आधार पर लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, कभी धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी बेशक हमने कानूनी स्तर पर समानता ला दी है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर समानता नहीं ला पाए हैं, इसलिए हमें विकसित की बजाय विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा इन्होंने बोला क्षमता, यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन के विकास की बात कर रहे हैं
वो नीतियों को कितनी कुशलता से, कितनी योग्यता से लागू कर पाता है, या अगर समाज में या उस संस्था में किसी प्रकार के विवाद पैदा होते हैं तो उन विवादों का समाधान कितने अच्छे प्रकार से कर पाता है, यही उसकी क्षमता को दर्शाता है। अगर वो संस्था, वो व्यक्ति या वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इन सारे कामों को, इन सारी नीतियों को कुशलता और योग्यता से लागू कर लेता है और विवादों का समाधान भी कर लेता है, तो ऐसी संस्था या ऐसे समाज को विकसित समाज कहा जा सकता है। तीसरा पैमाना इन्होंने बताया विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं हों। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब हमने क्लास ली थी तब भी बातचीत की थी कि किस प्रकार से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम को ही ले लें कि पहले एक टाइम था जब एक टीचर एक स्टूडेंट को लगभग सारे विषय पढ़ाता था, लेकिन हो सकता है कि वो सारे विषयों में उतना स्पेशलिस्ट ना हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग टीचर अलग अलग विषय पढ़ाने लगे। और अब क्या होता है कि सपोज करिए हम एक बायोलॉजी को ही लें, तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसको एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन फर्दर उसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो आप देखेंगे कि उस बायोलॉजी के आधार पे कोई आपका दिमाग का डॉक्टर बनता है, कोई आँख का डॉक्टर बनता है, कोई आपका नाक कान गले का डॉक्टर बनता है, उसमें कोई आपका जनरल थेरेपिस्ट बनता है, उसमें कोई और किसी तरीके की, यानी किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विकास को देखने का एक तरीका ये भी है कि जो एक संस्था बहुत सारे काम करने की बजाय अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो स्पेशलिस्ट होती जाती हैं। अगर ऐसा किसी समाज या राष्ट्र में देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि उसका विकास जो है वो हो रहा है। इसके अलावा कुछ देशों में इससे भी अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं, हालांकि वो इतना कॉमन नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि जीडीपी है या जीएनपी है या आपका ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स है या एचडीआई है जो यूएनडीपी जारी करती है, और लूसियन की कही तीन बातें, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं, एग्जिस्टिंग मॉडल हमारे पास क्या है, ये चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो पैरामीटर्स की बात हुई। बेसिकली हमारे पास जो विकास है, तो विकास को लाने के लिए या विकास करने के लिए हमें कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, हमें कुछ लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। और इसके लिए दो तरीके के मॉडल्स हमारे पास फिलहाल उपलब्ध हैं। एक है टॉप डाउन अप्रोच। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, है ना, जो डोमिनेट करते हैं, वो लोग नीतियां बनाते हैं सबके लिए, और फिर नीचे वाले को वो नीतियां चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनको लागू करते हैं। इस प्रकार से लागू करने में कई बार जो नीचे जो लोग हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। एक दूसरी अप्रोच है डाउन टू टॉप अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जब पॉलिसी बनती है तो छोटे छोटे गाँव में, शहरों में रहने वाले लोग या छोटे स्तर पर लोग जो हैं, वो अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी डिजायर्स या उनको क्या चाहिए, इस बात को जाहिर करते हैं। और फिर जो ऊपर सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनको नीति निर्माण करना है, वो उनकी बातें सुन के उनकी ज़रूरत के हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं। एक इस प्रकार की अप्रोच होती है, और बेसिकली ज़्यादातर देशों में आपको टॉप डाउन अप्रोच देखने को मिलेगी, जिसमें राजनीतिज्ञ पहले नीतियां बना देते हैं और फिर दूसरों पर थोपते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली दो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट मॉडल हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन मॉडल को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यही वजह है कि हम फैक्ट्री, डैम, हॉस्पिटल या नेशनल हाईवे बना करके बड़े खुश होते हैं कि हमने विकास कर लिया, लेकिन उसके पीछे छुपी जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से लोग डिस्प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आंदोलन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, हमारी नदियाँ प्रदूषित होती हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आधा अधूरा जो विकास है
वो होता है। तो हमारा सवाल यहाँ पे एक ये भी उठता है कि हम कैसे इस चीज़ को एसेस करें कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सही हो। कौन कौन से पैरामीटर्स पे उस चीज़ को जांचा जाए कि वो प्रोजेक्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्या वो विकास में योगदान देगा या कुछ लोगों को हाशिए पर धकेल देगा। तो इसके लिए डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए, जांचने के लिए बेसिकली हम ये दो तीन पैरामीटर्स जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सोशल कॉस्ट को देखना चाहिए। यानी हमें देखना चाहिए कि अ, जैसे सपोज करिए कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लाया गया है ना, जैसे जैसे हम शहरीकरण करते जा रहे हैं या नए नए उद्योग स्थापित करते जा रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि इनकी वजह से कितने लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनको अपना गांव, अपना घर परिवार जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह से कितने लोगों के रोजगार जाएंगे, उनकी लोगों वजह से कितने लोग जो है वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे, कितने लोगों की ट्रेडिशनल स्किल्स खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा करने की वजह से, इस प्रकार की पॉलिसी लाने की वजह से लोग आंदोलन पे तो नहीं उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो वो किस प्रकार की हिंसा कर सकते हैं? उससे समाज को क्या नुकसान होगा? क्या इससे समाज की कल्चर बिगड़ेगी? ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने देखना है कि अगर हम जैसा हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोग जो है वो आंदोलन पे उतर आए थे, तो इस प्रकार के आंदोलन का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अगर टेंशन्स होंगी तो ऐसा समाज फिर विकास के लिए तैयार नहीं है, या उसके लिए जो विकास लाया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो सोशल फैब्रिक को ही नष्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सोशल कॉस्ट देखनी होगी और उन प्रोजेक्ट्स को लाना पड़ेगा जो सोशल कॉस्ट को या हमारे समाज को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है इकोलॉजिकल कॉस्ट। इकोलॉजिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि उससे हमारी परिस्थिति को, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कितना नुकसान होता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, नई सिटी बसाने के लिए या कहीं पे कुछ कोयला वगैरह निकालने के लिए वनों का विनाश कर देते हैं, बड़े लेवल पे जंगल साफ कर देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार सुनामी आती है, क्योंकि वहाँ जो ट्रेडिशनल वन थे, जो उस जगह को बचाए हुए थे समुद्र की लहरों से, जब वो ही नहीं रहेंगे तो समुद्र की लहरें अंदर तक आएंगी। या आप देखेंगे कि जब पेड़ पौधे जब कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी है ना, पोल्यूशन बढ़ने लगा है। और इवन आज हम जो कोरोना की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके पीछे भी एक कारण यही है कि हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमें नए नए वायरसेस से मुखातिब होना पड़ रहा है। या ना केवल वायरस की बात, आप देखिए कि कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से लोग मर रहे हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज रोकने का तरीका भी ये है कि हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बना रहे। तो बेसिकली हमें देखना है कि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या हमारी एक जो नॉर्मल अपनी पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिस प्रकार के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो बना रहे, हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उसकी पारिस्थितिकीय कॉस्ट भी देखनी चाहिए। इसके अलावा उसकी ह्यूमन कॉस्ट भी देखनी चाहिए कि उससे मनुष्य जाति को कितना नुकसान होगा। जैसे आपने सुना होगा कि भोपाल में जो गैस प्लांट बना था वो शायद किसी अच्छे काम के लिए बनाया गया होगा, उस गैस की बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होगी, लेकिन उस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुन के भी आज आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। आपने एक परमाणु संयंत्र के बारे में सुना है, सरकारें बड़ी बड़ाई मारते हैं कि हम अपने यहाँ परमाणु संयंत्र ले आएंगे, लगाएंगे तो देश का विकास होगा, पूरे देश में बिजली मिलेगी, सस्ते रेट पे बिजली मिलेगी। लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप चेरनोबिल नाम की एक वेब सीरीज को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उस विकास का, उस परमाणु संयंत्र लगाने के कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं। बेसिकली
यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उन कामों की सामाजिक कॉस्ट क्या है, उनकी पारिस्थितिकीय कॉस्ट क्या है, उससे मानव जाति को कितना नुकसान होने की संभावना है, इन चीज़ों को जांच कर ही हम विकास को सही तरीके से असेस कर सकते हैं। तो फाइनली ये था हमारा आज का लेक्चर। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि जो टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है विकास की, उसमें सुधार किए जाने चाहिए, वो सही नहीं है। क्योंकि जो ऊपर निर्णय लिए जाते हैं, अगर वो नीचे थोपे जाएंगे तो ऐसे में नीचे वालों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वो लोग तो विकास से वंचित ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को आज विकसित कहते हैं, उन उनके वो कितने विकसित हैं, उस उनके विकास की पोल खोलने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर विकसित कहने वाले देशों में भी आज भी गरीबी है, अगर आज भी वहाँ पे लोग भूखमरी की वजह से मरते हैं, अगर आज भी लोग ठंड या गर्मी की वजह से मरते हैं, आज भी अगर चाइल्ड लेबर प्रिवेल करता है, आज भी अगर बच्चों के लिए एडिक्वेट जो स्कूलिंग है वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो समाज या वो राष्ट्र जो है वो डेवलप्ड नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड है, वो अल्प विकसित है, उसका विकास नहीं हुआ है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्यों हाईलाइट हुआ और किस प्रकार के डेवलपमेंट की बातचीत ज़्यादा की जाती है। फिर हमने इसके दो पर्सपेक्टिव जाने कि डेवलपमेंट का व्यापक अर्थों में क्या अभिप्राय है और संकीर्ण अर्थों में इससे क्या मतलब लिया जाता है। इसके बाद हमने विकास की कुछ विशेषताओं को जाना। फिर हमने जाना कि विकास को नापने के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने आज दुनिया किस प्रकार के मॉडल अपनाती है, किस प्रकार के विकास के काम करती है, उसको जाना। फिर हमने जाना कि हम डेवलपमेंट को किस आधार पर जांच सकते हैं कि वो सही है या सही नहीं है। और फाइनली हमने इसको कंक्लूड किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।